नमस्कार, वेलकम टू सिविल सर्विस स्क्वायर। मेरा नाम है अवनीश नंद पाठक और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज महावीर जयंती है, तो आप सबको महावीर जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। क्योंकि हम बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं तो महावीर जी बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान रखते हैं, तो इसी वजह से और भी आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि आज महावीर जयंती है और आप बिहार स्पेशल भी पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, आइए चलते हैं। हमने बिहार स्पेशल की शुरुआत कर दी थी। बिहार का जो परिचय है वो हमने ख़त्म कर लिया था। अब दोस्तों हम बिहार के इतिहास से शुरू करेंगे। अच्छा दोस्तों, हाल ही में मैंने देखा कि एक फॉर्म आया हुआ है जिसका नाम है बिहार ब्लॉक स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर बीएसओ करके उस फॉर्म का नाम है। दोस्तों, उसमें भी बिहार स्पेशल है। जी हाँ, अगर उसके सिलेबस पे आप जाएंगे तो जिन्होंने भी बीएसओ का फॉर्म भर रखा है, जो भर रहे हैं, उनके लिए बिहार स्पेशल उस मद्देनज़र से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि आपको बिहार स्पेशल बीएसओ के लिए भी करके जाना है। बहुत अच्छा पोस्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने क्वेश्चन, जिस तरह का क्वेश्चन बिहार स्पेशल के वो पूछता है, वो बीपीएससी के ही पैटर्न का है। आप अगर यहाँ से करते जाएंगे तो आप 71वीं बीपीएससी तो कर ही रहे हैं, 71वीं बीपीएससी की तो आप तैयारी कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आपका बीएसओ का भी प्रिपरेशन होता जा रहा है। तो क्योंकि मुझे मैसेज आया था कि सर थोड़ा सा जल्दी करा दीजिए, आप इसको जल्दी ख़त्म करा दीजिए। तो आइए चलते हैं, हम लोग बिहार के इतिहास से शुरू करते हैं। दोस्तों, बिहार का इतिहास अपने आप में इतना गौरवान्वित इतिहास रहा है कि भारत के इतिहास की कल्पना बिहार के इतिहास के बगैर हम कर ही नहीं सकते हैं। मतलब जैसे ही मूलतः अगर मान लें आपकी वैदिक काल के समाप्ति के बाद महाजनपद काल जैसे ही शुरू होता है, वहाँ से लेके बौद्ध एवं जैन धर्म, जैसा कि मैंने आपको वीडियो शुरू में बताया, मौर्य एवं गुप्त वंश, ये जो इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज वाले एरा थे, यहाँ पर बिहार ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। और रही बात पाषाण काल की, तो पाषाण काल के भी बहुत सारे स्थल मिलते हैं। वहीं अगर मैं वैदिक काल की बात करूं तो हाँ, ऋग्वैदिक काल के तो नहीं, लेकिन उत्तर वैदिक काल के बहुत सारे स्थल आपको बिहार में मिलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं किस तरह से बिहार का इतिहास आगे बढ़ा, किस तरह से चीजें होती चली गई। आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, प्राचीन बिहार के इतिहास के स्रोत। अच्छा देखिए, जब हम कोई भी इतिहास पढ़ते हैं, खासकर प्राचीन इतिहास, तो हमसे स्रोत पूछा जाता है कि क्या स्रोत था। देखिए दोस्तों, इतिहास एक ऐसा विषय है जिसके बारे में अगर हम एंशियंट इतिहास की बात करें, प्राचीन इतिहास की बात करें, तो जिसके बारे में ये बताना काफ़ी मुश्किल होगा कि ये एग्जैक्टली कब हुआ था। अगर मान लीजिए कोई स्रोत मिल रहा है हमें, चाहे वो पुरातात्विक स्रोत हो, साहित्यिक स्रोत हो, तो जैसे पुरातात्विक स्रोत है और एवं साहित्यिक स्रोत है, तो क्या होता है, आसानी हो जाती है उस एरा का रेफरेंस लेने में कि हाँ भाई, उस टाइम ये ऐसा घटा था क्योंकि इस पत्थर पे ये लिखा हुआ है या इन्होंने ये कहा था। जैसे कि अशोक के शिलालेख में ये बात लिखी हुई है और मेगास्थनीज के इंडिका में जो उनकी किताब है, ऐसा ऐसा वर्णन है। तो देखिए चलते हैं। कह रहा है कि जो प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए दो प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया गया है, एक तो पुरातात्विक एवं एक साहित्यिक। अब आइए चलते हैं पुरातात्विक स्रोत पे। पुरातात्विक स्रोत के बारे में कहता है कि पूर्व ऐतिहासिक युग के लिए मुंगेर, चिरांद जो सारण में है, चेचर जो वैशाली में है, मनेर जो पटना में है एवं सोनपुर जो सारण में है, से ताम्र प्रस्तर वस्तुएं और मृदभांड प्राप्त हुए हैं। देखिए क्या होता था कि पहले तांबे के बर्तन और मिट्टी के बर्तन से ये अनुमान लगाया जाता था कि इस टाइम पे ये सभ्यता यहाँ रही होगी। वहीं अगर हम बात करें कि मौर्यकालीन अभिलेख के बारे में, तो लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, रामपुरवा आदि स्थानों से प्राप्त हुआ है। वहीं अगर हम गुफाओं की बात करें तो बराबर की गुफाएं, राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र, विक्रमशिला से प्राप्त स्मारक से हमें पुरातात्विक स्रोत मिलते हैं। वहीं खुदाई से प्राप्त हमें सिक्के मिलते हैं, मनके मिलते हैं, मूर्तियां मिलती हैं। मतलब जो पुरातात्विक स्रोत है ना, वो कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं स्मारक के रूप में कहीं मौजूद है, कहीं गुफाओं के रूप में मौजूद है, जिसके कार्बन डेटिंग से हमें ये पता चलता है कि ये इस टाइम की, यानी कि पुराने टाइम की ये वस्तुएं हैं, जिससे हमें
इतिहास के बारे में जानने को मिलता है। वहीं अगर हम साहित्यिक स्रोत की बात करें तो आखिर लिखा हुआ स्रोत कहाँ होता है, तो रामायण, महाभारत, पुराण, बौद्ध रचनाएं जैसे अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पिटक, जैन रचनाएं जैसे भगवती सूत्र आदि प्रमुख साहित्यिक स्रोत है। मतलब बिहार का जो वर्णन है, बिहार के प्राचीन इतिहास का जो वर्णन है, वो हमें साहित्यिक रूप से देखने मिलता है इन सारी पुस्तकों में, या फिर हम कह सकते हैं रचनाओं में। इसके अतिरिक्त यात्रियों के विवरण जैसे मेगास्थनीज का इंडिका, फाहियान, इत्सिंग, वेनसांग के यात्रा वृत्तांत, मतलब ये जो लोग हैं ना, फाहियान, इत्सिंग, वेनसांग, ये हमारे यहाँ चीन से आए थे। तो ये जब आए भारत और बिहार का इन्होंने बिहार को घूमा, बिहार का दौरा किया, तो इन्हें बिहार में जो चीज़ें देखने को मिली कि ये यहाँ पर इस तरह से लोग रोजगार करते हैं, इस तरह से समाज बटा हुआ है, इस तरह से प्रथाएं हैं, ये कुप्रथाएं हैं, ये इन्होंने अपने एक यात्रा वृत्तांत में लिखा कि ऐसी 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 चीज़ें हमें बिहार में देखने को मिली, और वहाँ से इतिहास का रेफरेंस लेके बिहार के बारे में समझते हैं। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ। आइए चलते हैं पाषाण काल के बारे में। देखिए, पाषाण का मतलब होता है पत्थर। पाषाण जो है पत्थर का तत्सम रूप है। जो पाषाण है वो पत्थर का तत्सम रूप है। तो पाषाण का मतलब होता है पत्थर। प्रागैतिक इतिहास काल में मानव द्वारा पाषाण यानी पत्थर का प्रयोग शिकार के लिए किया जाता था। पाषाण के प्रयोग करने वाले काल को पाषाण काल के रूप में या प्रागैतिहासिक काल के रूप में जाना जाता है। पाषाण काल के पत्थरों का प्रयोग एवं मानव विकास के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। देखिए, इंसान ने अगर सबसे ज्यादा किसी वस्तु का इस्तेमाल हथियार के रूप में किया तो वो पत्थर ही था। वो पत्थर ही था, वो पाषाण ही था जिसने मनुष्य को सभ्यता की पहली सीढ़ी चढ़नी अगर किसी चीज ने सिखाई तो वो पाषाण है, पत्थर है। क्योंकि मनुष्य ने बहुत वक्त पत्थरों को औजारों के रूप में इस्तेमाल में बिताया है। कभी उन्होंने मोटे औजार बनाए, फिर पत्थरों को पतला किया, फिर एक टाइम आप देखेंगे ब्लेडनुमा पत्थर कर लिया। यानी वो पत्थरों को पहले शार्प करते गए, फिर उन्हें धातु की समझ आई। यानी कि जो पत्थरों से मनुष्यों का रिश्ता है, अगर आप ऐतिहासिक रूप से देखें तो वो बहुत पुराना है। इतना पुराना है कि स्वयं पाषाण के इतिहास को 3 भाग में बांटा गया है। एक है पुरापाषाण, एक है मध्य पाषाण और तीसरा है नवपाषाण। तो आइए पढ़ते हैं कि पुरापाषाण में क्या हुआ था। देखिए, जो पुरापाषाण की बात करते हैं, इस काल में मानव आखेटक एवं खाद्य संग्राहक था। सिंपल सी बात है, मनुष्यों को उतनी समझ नहीं थी। वो शिकार करता था। आखेटक मतलब शिकारी। वो शिकार करता था और शिकार की गई वस्तुओं को संग्रहित करता था कि अगर कल के दिन मान लीजिए बारिश हो गई, कुछ मौसम की घटनाएं हो गई, शिकार नहीं कर पाए, तो वो जो खाद्य संग्राहक थे, जो बचे हुए शिकार थे, इसको हम बाद में खाएंगे। और अगर बात करें तो कंदमूल भी संग्राहक के रूप में रखा जाता था। दक्षिण बिहार में मुंगेर एवं नालंदा, देखिए ये आ गया एग्जाम का पॉइंट। अभी तक हल्के फुल्के पॉइंट चल रहे थे, अब इंपॉर्टेंट आ गए। दक्षिण बिहार में मैंने आपको बताया था उस दिन मैप के शुरू होते ही कि दक्षिण बिहार किस तरफ है। ये गंगा नदी थी, ये दक्षिण बिहार था और ये उत्तर बिहार था। तो ये कह रहा है कि दक्षिण बिहार में मुंगेर एवं नालंदा से बड़े और खुरदरे पत्थर के कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी आदि प्राप्त हुए हैं। वो आपसे पूछेगा कि मुंगेर और नालंदा से क्या प्राप्त हुए हैं पुरापाषाण काल के, तो आप बताएंगे कि बड़े एवं खुरदरे पत्थर के कुल्हाड़ी, चाकू और खुरपी। ये अवशेष लगभग 1 लाख ईसा पूर्व के हैं, यानी 1 लाख साल ईसा पूर्व के ये अवशेष हैं। वहीं मध्य पाषाण की बात करते हैं। इस काल में मानव आखेटक, खाद्य संग्राहक और नई चीज ऐड हुई पशुपालक। अब उसे समझ में आ गया था कि पशु पालने से दूध मिलेगा और दूध का हम सेवन करके भी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। मानव द्वारा पहला पालतू पशु कुत्ता को बनाया गया था। देखिए, कुत्ता को इसलिए बनाया गया था कि कुत्ते का एक तो कुत्ता वफादार होता है और दूसरी अगर हम बात करें तो कुत्ता रक्षा बहुत करता है। जिसके प्रति वफादारी उसकी होती है, तो अगर कोई दूसरा पशु आप पे हमला कर रहा है तो कुत्ता उससे भिड़ जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी इस काल की। दक्षिण बिहार में मुंगेर से छोटे आकार के तेज धार करने वाले औजार प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष लगभग 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के हैं। ईस्वी देखिए, ईस्वी का अगर मैं आपको बताऊं, मैंने पहले मॉडर्न हिस्ट्री में शायद बता दिया है, ईसा पूर्व की जो सदियां हैं, जो ईस्वी है, वो उल्टी दिशा में चलती है और 0 पे आती है। फिर यहां से शताब्दी शुरू होती है। जैसे अगर कहीं ईसा पूर्व लिखा है 4000 ईसा पूर्व, उसके बाद आएगा 3000, क्योंकि इसे ये वापस 0 पे आता है, 0 स्टैंडर्ड लाइन, और इस 0 को माना जाता है ईसा मसीह के बर्थ, इसीलिए इसको कहा जाता है ईसा पूर्व। और वहीं अगर बात करें शताब्दी, तो वो चलता रहता है असेंडिंग में। जैसे पहले आएगा मान लीजिए 2001,
2002, 2003, लेकिन यहाँ पर रिवर्स होगा क्योंकि इसे उल्टा पहुंचना, यहाँ पहले आएगा 2003, फिर 2002, फिर 2001 और वापस ये शताब्दी पे आके फिर यहाँ से पहली सेंचुरी से शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो नवपाषाण काल, अब आते हैं नवपाषाण। इस काल में मानव खाद्य उत्पादक हो गया था। देखिए, अभी तक सबसे पहले उसने खाद्य संग्राहक किया, फिर वो पशुपालक बना और अब वो खाद्य उत्पादक बन गया। तो वो पूछेगा कि किस काल में मनुष्य खाद्य का उत्पादक बन गया था, तो आप कहेंगे नवपाषाण काल। और मानव बस्तियों में निवास करने लगा था, उसे बस्तियों का कॉन्सेप्ट, सामाजिकता आ गई थी उसमें। नवपाषाण काल के अवशेष बिहार के मैदानी भागों से प्राप्त हुए। अब यहाँ क्वेश्चन अराइज होगा कि कहाँ से प्राप्त हुए, तो चिरांद यानी सारण, चेचर वैशाली, मनेर पटना, सनवार रोहतास से पत्थर एवं हड्डियों के औजार प्राप्त हुए। यानी पत्थरों के तथा हड्डियों के औजार आपको चिरांद यानी सारण में है, ये चेचर वैशाली से प्राप्त हुए, मनेर पटना से। देखिए, ये जो जगह है ये आप एज इट इज याद करेंगे कि वो सीधे क्वेश्चन में लिखेगा कि निम्न में से कौन से स्थल नवपाषाण काल के हैं। वो आपको 4 या 5 स्थल दे देगा, मान लीजिए, आपको उसमें से चूज करना होगा। अच्छा, कैमूर की पहाड़ियों, नवादा और जमुई से गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पूछेगा कि कौन से जगह से गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं, तो आप बताएंगे कैमूर की पहाड़ियों से, नवादा और जमुई से। ये अवशेष लगभग 2500 ईसा पूर्व के हैं। देखिए, घटता जा रहा है। और अब आप आ गए हैं ताम्रपाषाण काल में। ताम्रपाषाण काल यानी कि तांबा और पाषाण, पत्थर, यानी ताम्र मतलब ताम्र, फिर से मैं, ताम्र जो है तांबा का तत्सम रूप है, जिसका मतलब तांबा ही होता है, और पाषाण पत्थर का है। ये हुए हैं चिरांद, सोनपुर, ताराडी, चेचर, मनेर, सनवार आदि से ताम्रपाषाण काल के अवशेष मिले हैं। देखिए, सुनने में ये जगह सेम लग रहे होंगे, सर वहां पर भी तो चेचर था, चिरांद था। देखिए, जहां सभ्यता एक बार जन्म ले लेती है तो वो धीरे धीरे अपने आप को बदलने भी लगती है, वो रुकती नहीं है, चीजें बदलने लगती है। आप याद कीजिए, आप सबसे पहले वॉकमैन में गाना सुना करते थे। इस जनरेशन के बच्चे तो शायद वॉकमैन को शायद देखा भी नहीं होगा। फिर धीरे धीरे चेंज हुई, म्यूजिक सिस्टम में आया, फिर वहां से सीडी डिस्क में आया, फिर करते करते अब फोन में सब कुछ आ गया है। तो डेवलपमेंट जहां एक बार शुरू हो जाता है, धीरे धीरे वो आगे बढ़ने भी लगता है। इस काल में पत्थर के औजार के अतिरिक्त ताम्र उपयोग के प्रमाण मिले हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये 1000 ईसा पूर्व के हैं, यानी 1000 ईसा पूर्व में तांबा आ चुका था। हालांकि बिहार के बाहर इससे पहले आ चुका था, क्योंकि आप देखेंगे हड़प्पा सभ्यता को जब देखेंगे तो हड़प्पा सभ्यता में तो पहले ही आ गया था, क्योंकि वो तो ब्रॉन्ज की सभ्यता थी, कांसे की सभ्यता थी, जिसमें कि तांबा मेन रूप में यूज होता था। तो ये जो, लेकिन बिहार क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का भाग नहीं है, उसका बॉर्डर जो है, हमारे सबसे नजदीक का बॉर्डर है आलमगीरपुर, जो उत्तर प्रदेश में है। तो ये यहाँ पर इसीलिए 1000 साल ईसा पूर्व के हैं। अब आइए चलते हैं वैदिक काल में। क्या कहता है वैदिक काल में बिहार? आर्यों द्वारा स्थापित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा जाता है। देखिए, क्या हुआ, हड़प्पा सभ्यता तो आई नहीं इधर बिहार में, तो बिहार में जो पाषाण काल के बाद बाकी उद्भव जो हो रहा था, उसके बाद अचानक से उद्भव हुआ वैदिक काल का। वैदिक सभ्यता में क्यों कहा गया है कि वैदिक सभ्यता वेदों पर आधारित है? क्योंकि इस सभ्यता का इतिहास वेदों पर आधारित है। अच्छा, वैदिक सभ्यता को 2 भाग में बांटते हैं, मैंने आपको शुरू में बताया था। पूर्व वैदिक काल, ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व है, और उत्तर वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल को ऋग वैदिक काल भी कहते हैं। कहीं कहीं क्वेश्चन में ऋग वैदिक काल अगर दे देगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये पूर्व वैदिक काल ही है। ठीक है, तो कह रहा है कि पूर्व वैदिक यानी ऋग्वैदिक, देखिए इन्होंने कहा पूर्व वैदिक यानी ऋग्वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार क्षेत्र में नहीं था। ये एक सिंपल सिंगल लाइन पॉइंट है जो आपको कंफ्यूज कर देगा। स्टेटमेंट में दिया जा सकता है कि ऋग्वैदिक काल का विस्तार बिहार में था। अगर आपको ये स्टेटमेंट एग्जैक्ट लाइन याद नहीं है तो आप वहां कंफ्यूज हो सकते हैं। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार गंडक नदी, जैसे ही गंडक नदी यानी अब वो बिहार में एंट्री कर चुके हैं, गंडक नदी के तट तक बिहार के क्षेत्र में हुआ, यानी अब वो बिहार में एंट्री कर चुके हैं। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार रिपीट किया जा चुका है। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण, लगभग 800 ईसा पूर्व की रचना है, शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। यानी कि बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। इसमें बिहार की चर्चा विदेह के रूप में की गई है, जो तिरहुत और मिथिला का क्षेत्र को दर्शाता है। यानी कि
एक तो ऋग्वैदिक काल में कोई भी चर्चा नहीं है बिहार की, एकदम ये चीज को आप क्लियर कर लेंगे। और उत्तर वैदिक काल में जो चर्चा है भी वो विदेह क्षेत्र की है, और विदेह वो क्षेत्र है जो तिरहुत और मिथिला का क्षेत्र आज आता है। और आप देखिए तिरहुत मिथिला का क्षेत्र, अगर ये बिहार का मैप है, बीच से गंगा नदी है, तो कुछ इस तरफ आता है तिरहुत मिथिला का क्षेत्र, ठीक है, ये आप नहीं भूलेंगे। आइए अब आगे चलते हैं। ऋग्वेद में बिहार को कीकट एवं व्रात्य शब्द से संबोधित किया गया है ऋग्वेद में। अब आप कहेंगे आपने तो कहा था नहीं, इन्होंने चर्चा नहीं किया, इन्होंने बस उस क्षेत्र के बारे में बता दिया है, क्योंकि वो इसके पहुंच से बाहर थे, वो आए ही नहीं थे। अच्छा, वाराह पुराण में कीकट को अपवित्र प्रदेश कहा गया है, क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं थी कि इस बॉर्डर के पार या इस एरिया के पार कौन रहते हैं, तो उन्होंने इसे अपवित्र प्रदेश कह दिया था। क्योंकि देखिए, जब तक जानकारी नहीं थी तब तक जानकारी नहीं थी, जैसे ही जानकारी मिली उसके बाद बिहार धीरे 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 उस स्वरूप में आता है जिससे आज भी बिहार, जिस इतिहास को आज भी बिहार बताकर गौरवान्वित महसूस करता है। तो आइए चलते हैं महाजनपद काल में। देखिए, जनपद मतलब होता है आज के सेंस में भी जिला, और महाजनपद यानी बहुत बड़ा जिला। और अगर मैं उस टाइम की बात करूं तो महाजनपद एक बहुत बड़ा क्षेत्र था, सिर्फ एक जिला शब्द से संबोधित नहीं होता था, ये किसी राजा के अंडर आता था। प्रारंभ में छोटे छोटे कबीले राजनीतिक केंद्र होते थे, ठीक है। कबीलों के आकार में वृद्धि हुई, वही होगा, धीरे धीरे बढ़ेगी सोसाइटी के कारण राजनीतिक उत्थान हुआ, जिससे कबीलों का विस्तार जन के रूप में, उसके बाद जनपद के रूप में, तथा अंत में महाजनपदों के रूप में हुआ। मैंने आपसे बताया था कि आज भी जनपद जिला को कहा जाता है, तो आप साइज समझ सकते हैं एक महाजनपद का। ऑब्वियसली 3-4 जिले मिला लीजिए, 10 मिला लीजिए, अलग अलग जनपद, अलग अलग महाजनपद अलग अलग एरिया के हिसाब से डिवाइडेड थे। मतलब कोई एरिया डिफाइन नहीं था, लेकिन आप समझ सकते हैं, दिमाग में, मस्तिष्क में एक आकार ले सकते हैं महाजनपद का। इन महाजनपदों का विस्तार उत्तर भारत, पश्चिम भारत एवं मध्य भारत में था। दक्षिण भारत में मात्र एक महाजनपद का प्रमाण मिलता है। यह महाजनपद ही भारत में राजनीतिक उत्थान का केंद्र बिंदु बना। आइए चलते हैं, महाजनपद हमने समझ लिया क्या है महाजनपद, कितने हैं महाजनपद। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, ये सवाल डायरेक्ट आया हुआ है बीपीएससी में कि अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में कितने महाजनपदों की चर्चा है, तो आप भूलेंगे नहीं, 16 महाजनपदों की चर्चा की गई है। आइए अब 16 महाजनपद और आज के क्षेत्र से कंपेयर करके देखते हैं। देखिए, पहला महाजनपद है मगध। मगध अपने आप में कितना बलशाली और कितना शक्तिशाली महाजनपद है, ये जैसे जैसे आप बिहार की एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ते जाएंगे, या मैं कहूं कि भारत की भी आप पढ़ेंगे, तो आपको मगध की ताकत का अंदाजा लगेगा। आप याद रखिए कि मगध एक इतना बड़ा साम्राज्य है जो दक्षिण में तमिलनाडु से थोड़ा ऊपर और इधर अफगानिस्तान के अटक तक कंट्रोल करके बैठा रहेगा। आइए चलते हैं, मगध की राजधानी थी शुरुआत में गिरिवृह या राजगृह, बाद में इसको मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र भी किया गया है। अच्छा, इसमें आता है बिहार का पटना, गया, नालंदा, मैंने आपसे कहा था एक जिले से ज्यादा। फिर आता है अंग की राजधानी है चंपा भी अगेन बिहार में है, भागलपुर और मुंगेर। और फिर आता है वज्जी संघ देखिए, पूरे विश्व का पहला गणतंत्र, ये आप याद रखिएगा कि पूरे विश्व का पहला गणतंत्र वज्जी संघ ही था। इसमें भी वज्जी के साथ संघ लिखा हुआ है, ठीक है। इसकी राजधानी थी वैशाली, ये भी बिहार में है, और वैशाली और मुजफ्फरपुर के एरिया को कवर करती है। यानी 3 सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद मगध, अंग और वज्जी संघ बिहार में आते हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि जैसे ही महाजनपद काल शुरू होगा आपको समझ में आने लगेगा कि बिहार का जो इतिहास है ये इतना कीर्तिमान और इतना शौर्य से परिपूर्ण क्यों है। अच्छा, जब हम आगे बढ़ते हैं तो पहुंचते हैं उत्तर प्रदेश यानी काशी की राजधानी वाराणसी, ये उत्तर प्रदेश में है, इसका क्षेत्र वाराणसी था। कोसल यानी श्रावस्ती इसकी राजधानी है, और उत्तर प्रदेश फैजाबाद। वहीं मल्ल की अगर हम बात करें तो ये कुशीनगर है, उत्तर प्रदेश देवरिया। मल्ल गणराज्य का उल्लेख भी आएगा, महात्मा बुद्ध के जीवन के अंतिम क्षणों में आएगा। वत्स महाजनपद, इसकी राजधानी है कौशाम्बी, और यह भी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आएगा। देखिए, इनका एरिया अपने आप में बहुत बड़ा है,
वहीं कुरु की अगर हम बात करें तो कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ, जो वर्तमान में दिल्ली नगर है। ठीक है, दिल्ली जो भारत की राजधानी है, नई दिल्ली। पांचाल, पांचाल का जो राजधानी है वो है अहिछत्र, ये उत्तर प्रदेश के बरेली और बदायूं में आता है। सुरसेन, ये मथुरा है इसकी राजधानी, और यह उत्तर प्रदेश का आज का मथुरा है। चेदी, चेदी की राजधानी थी शुक्तिमती, इसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ग्वालियर वाला एरिया आता है। वहीं बात करें अगर अवंती की, तो अवंती की राजधानी उज्जैन और माहिष्मती, जो मध्य प्रदेश उज्जैन में है, जो उज्जैन या फिर माहिष्मती भी राजधानी थी। वहीं अगर हम बात करें मत्स्य, मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर, ये राजस्थान के जयपुर वाले एरिया में आता है। वहीं 14वां जो है वो है अशमक, इसकी राजधानी पोटन या पाटली थी, इसमें महाराष्ट्र आज का तेलंगाना। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद, ये मैंने शुरू में ऊपर में आपसे कहा था, यानी आप याद रखेंगे जो अशमक है जिसकी राजधानी पोतन या पाटली है, ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। वो आपसे पूछ सकते हैं, 4 महाजनपदों के नाम देंगे और बोलेंगे निम्न में से कौन सा महाजनपद आज के दक्षिण भारत में इसकी अवस्थिति है, या फिर वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि अशमक जो महाजनपद है वह वर्तमान में कौन कौन से राज्य को कवर करती है, तो ये आप याद रखेंगे। उसके 15वें नंबर पे है कंबोज, कंबोज की राजधानी थी हाटक या राजपुर, ये पश्चिमी पाकिस्तान एवं पूर्वी अफगानिस्तान से बिलोंग करते हैं। और फिर आता है 16वां गांधार, गांधार की राजधानी थी तक्षशिला, ये पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी अफगानिस्तान आज का जो है। तक्षशिला बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, तक्षशिला एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन था जिससे आप पुराने, जब मैं आपको बताऊंगा, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा चरक, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा चाणक्य, ये सब तक्षशिला से ही पढ़े हुए हैं। तक्षशिला इतनी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन थी, यूनिवर्सिटी तो नहीं कह सकते हैं पर ये इंस्टीट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ के जो प्रोडक्ट थे वो अपने आप में बहुत उम्दा थे। आप जब धीरे धीरे नाम में लेता जाऊंगा, जब आगे इनके कॉन्टेक्स्ट आएंगे तब आपको समझ में आएगा। वहीं अगर हम बात करें कि 16 महाजनपदों में 3 महाजनपद का विस्तार क्षेत्र बिहार में था। वज्जी यानी लिच्छवी, ये वैशाली मुजफ्फरपुर जिसे मैंने वज्जी महासंघ कहा था, और मगध जो पटना गया नालंदा का क्षेत्र है, और अंग भागलपुर और मुंगेर। देखिए महाभारत काल की अगर आप बात करेंगे तो जो कर्ण थे, कर्ण को जो प्रदेश दुर्योधन ने प्रदान किया था, क्योंकि उसका इंपॉर्टेंट था, वो जिस युद्ध में गए थे उसमें रिप्रेजेंटेशन के लिए आपके पास एक राज्य होना जरूरी था। ठीक है, तो उस राज्य के रूप में अंग महाजनपद को ही कर्ण को प्रदान किया गया था। अच्छा, ये जो सर्कल आप देख रहे हैं, ये सबसे छोटा सर्कल है कबीला, ये दिखाया है एरिया को। कबीला देखिए कितना छोटा है। ठीक है, कबीले के बाद आता है जन, हमने पहले देखा था जन के बाद जनपद, और जनपद के एंड में महाजनपद। तो ये जो सर्कल डिनोट कर रहे हैं, ये कुछ डिनोट नहीं कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि कैसे धीरे धीरे एरिया बढ़ता चला जाता है और धीरे धीरे चीजें बढ़ती चली जाती हैं। देखिए दोस्तों, अब हमने शुरू कर दिया है एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार, तो हम धीरे धीरे करके कंप्लीट करते जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही रखिए, क्योंकि एक ही दिन में, क्योंकि आज इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा थे, आप अगर गौर करेंगे तो जैसे प्राचीन बिहार, पाषाण काल, वैदिक काल, महाजनपद काल, बौद्ध एवं जैन धर्म, मौर्य एवं गुप्त वंश, अगर यहाँ से भी आप शुरू करेंगे तो बहुत सारे ऐसे जगह हैं जिनका नाम मैंने इतिहास के स्रोत में लिया। फिर अगर हम बात करें पाषाण काल की, तो तीनों पाषाण काल हमने देखा किस तरह से मनुष्य ने व्यतीत किया। उसके बाद महाजनपद काल, तो इसको अभी हम यहीं रहने देते हैं, महाजनपद अभी बाकी है। लेकिन तब तक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आप इस टेबल को जितना हो सके जल्दी और जितना हो सके आसानी से याद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। आपके सारे जो इंपॉर्टेंट एग्जाम हैं वो बस आने को ही हैं, तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, नमस्कार।